गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स बिजनेस मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 है। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने मेरी 2 वीडियो देखी होंगी तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उन 2 वीडियो में मैंने पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर कवर कराया है और इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शंस। ठीक है। तो पहला टॉपिक आता है वो है पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शंस। ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन। तो इसका पहला जो पार्ट आता है तो बोलते हैं पार्शियल मार्जिनल डिमांड। तो अच्छा, इसमें हम 2 गुड्स लेके चलेंगे। ठीक है। गुड्स X1 एंड X2, ये 2 गुड्स हैं। ठीक है। X1 और X2 2 गुड्स हैं और इनके जो प्राइसेस होंगे, X1 का प्राइस P1 होगा, X2 का प्राइस P2 होगा। ठीक है। तो हम पार्शियल मार्जिनल डिमांड निकाल रहे हैं फॉर X1 विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू P1, विद रिस्पेक्ट टू P1। देखो बच्चों, आपने इकोनॉमिक्स में अपने टाइम पे 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि X1 की जो डिमांड है वो P1 के प्राइस से अफेक्ट होती है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ही कहता है द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है। एंड वाइस वर्सा कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो इसकी डिमांड इसके प्राइस पे तो डिपेंड होती है, इसकी डिमांड इसके प्राइस पे भी डिपेंड होती है। तो डिपेंड करता है कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। गॉट इट। सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंपिटिटिव गुड्स भी कहा जाता है। वो दोनों एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ आ रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्पिटिटिव गुड्स, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कोक और पेप्सी, टी एंड कॉफी। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, राइट। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक है। जैसे हम बेसिक एग्जांपल देते थे पेन एंड रिफिल। तो वो दोनों की डिमांड इकट्ठे होती है। तो डिपेंड करता है कि गुड्स क्या हैं। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है। आप 2 गुड्स लेके चलते हो, सपोज आप कोक और पेप्सी ये 2 गुड्स लेके चल रहे हो। मैं आपको एक बार इसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये समझ आने के बाद आपका ये कंसेप्ट बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। कोक और पेप्सी 2 गुड्स हैं और ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट ही होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मतलब एक दूसरे के कंपटीशन में रहते हैं। अगर मैं सपोज मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मैं कोक बोलता हूँ तो मैं पेप्सी नहीं बोलूंगा। अगर उसके पास, अगर मैं पेप्सी बोल मतलब दोनों तो नहीं बोलूंगा ना। अगर ये या ये, तो ये दोनों में चॉइस हो जाती है, राइट। का मतलब ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर सपोज मैं किसी गुड्स को लेके चल रहा हूँ, सपोज इसको मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है। और इसका सब्स्टिट्यूट ये लेके चल रहा हूँ। ठीक है। मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर कोक
अगर इसका प्राइस, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कोक की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग पेप्सी कम खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो बोलेंगे अच्छा भाई कोक दे दो फिर। ठीक है, क्लियर है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब अगर अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की डिमांड, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ेगा तो जो जिस गुड्स को मैं अपना अभी लेके चल रहा हूं उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर इसका प्राइस कम होगा, सपोज पेप्सी का प्राइस कम हो गया, कंपैरिजन में पेप्सी सस्ती हो गई, तो लोग पेप्सी ज्यादा पियेंगे तो कोक कम करेंगे, तो पेप्सी का प्राइस कम होगा तो कोक की डिमांड भी कम होगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ अवर गुड विल इंक्रीज। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑफ अवर गुड विल डिक्रीज। हम एक को तो अपना गुड लेके चलेंगे, तभी तो हम उससे कंपैरिजन करेंगे, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, राइट? सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, एक बार उसके बारे में बता दो, बता देते हैं भाई। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है सर, ये वो गुड्स होते हैं जैसे सपोज कार और पेट्रोल। ठीक है, अब मैं ये एग्जम्पशन लेके चल रहा हूँ कि मैंने पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदी है। ठीक है, पेट्रोल वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीएनजी वाली की बात नहीं कर रहा, तो पेट्रोल वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, राइट? इसलिए इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सर अगर इस मैं इसको अपना गुड लेके चल रहा हूँ, किसी को तो अपना गुड लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, उसके कंपैरिजन में बात होती है। अगर पेट्रोल का प्राइस, अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो बताओ कार की डिमांड, इसकी जो डिमांड है उस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? सर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग गाड़ियां, पेट्रोल वाली गाड़ियां कम खरीदेंगे, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर सपोज इसका प्राइस कम हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, सपोज अभी 100 रुपये लीटर चल रहा है और वो 50 रुपये लीटर हो जाता है, तो लोग इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। समझ आ रही है? तो आप देख रहे हो इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, इसमें इनवर्स रिलेशन आ रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और इसकी डिमांड का रिलेशन हम निकाल रहे हैं, और वो इनवर्स रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। समझ आ रही है? सर इसमें क्या रिलेशन था, ऐसे ही ये वाला डायग्राम इसमें बता दो। अरे भाई इसका प्राइस, ठीक है, इसको मैं एक मिनट ऐसे कर, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा, पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये बड़ा, इसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग इसको कम खरीदेंगे, तो बदले में इसको ज्यादा खरीदेंगे। तो देखो इसका पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। और अगर इसका प्राइस कम होगा तो ये ज्यादा बिकेगी, तो लोग कोक को कम खरीदेंगे, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो देखो इसमें पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब दोनों या तो इंक्रीज हो रही है या दोनों डिक्रीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। आई होप कि मैंने ये थोड़ा सा टाइम आपको इस चीज को समझाने में लगाया है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। गॉट इट? चलो, तो मैं आपको समझा रहा था भाई पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन। पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन के 4 वेरिएंट होते हैं। पहला होता है पार्शियल मार्जिनल डिमांड फॉर x1 विद रिस्पेक्ट टू p1। समझ आ रही है? अब ये जो गुड x1 और x2 है, हमें हमें अभी मुझे पता नहीं है सब्स्टिट्यूट में कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं दो गुड्स को अभी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं dx dx1 अपॉन dp1। ठीक है भाई, ठीक है, इसका मतलब ये पार्शियल है। पार्शियल का मतलब मेरे लिए p1 वेरिएबल माना जाएगा, और बाकी इस फंक्शन में p2 अगर होगा तो उसको मैं क्या मान के चलूंगा? कांस्टेंट। पार्शियल तो हम यही समझ रहे हैं ना, दो वेरिएबल होते हैं p1 और p2। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू p1 निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए दूसरे जितने भी वेरिएबल हैं p2 वो सब कांस्टेंट है।
ठीक है। तो x1 का चेंज p1 के चेंज से कितना हो रहा है, ठीक है, मतलब p1 अगर चेंज होगा तो उससे x1 पे कितना इंपैक्ट हो रहा है, हमेशा समझना चाहिए बच्चों। ये होता है कॉज, और ये कॉज और अफेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। ये रीजन होता है, ये रीजन होता है, और इसकी वजह से इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो इधर लिखेंगे, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे पार्शियल मार्जिनल डिमांड फॉर x1 विद रिस्पेक्ट टू p1, तो डी x1 अपॉन डी p1, इसका मतलब हम डेरिवेटिव निकालेंगे x1 का विद रिस्पेक्ट टू p1, और बाकी क्योंकि पार्शियल है तो इसमें ध्यान रखना है कि भैया बाकी सारे वेरिएबल p2, जो p1 और p2 मेरे लिए वेरिएबल होंगे वो सब मेरे लिए कांस्टेंट होंगे, ठीक है। सॉरी, p1 वेरिएबल है और बाकी सारे कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो मैं बोलूंगा पार्शियल मार्जिनल डिमांड, क्या बोलूंगा, पार्शियल मार्जिनल डिमांड, पार्शियल मार्जिनल डिमांड, इसको मैं इधर ले लूं। तो अब मैंने क्या चेंज किया बच्चों, मैं कह रहा हूं पार्शियल मार्जिनल डिमांड फॉर x1 विद रिस्पेक्ट टू p2, ठीक है। अब मैंने एक चेंज किया, p1 के लिए p2 कर दिया, तो आप मुझे बताओ क्या होगा, सर ये होगा डी x1, x1 का ही तो कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू डी p2, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई आपसे बोले पार्शियल मार्जिनल डिमांड निकालो x1 के विद रिस्पेक्ट टू p2, तो ये होता है। तो हम सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे p2 वेरिएबल है और p1 मेरे लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब ये सी पार्ट लेके चल रहा हूँ। सी पार्ट कह रहा है पार्शियल मार्जिनल डिमांड फॉर, अब आपको खुद ही समझ आना चाहिए, x1 के बदले क्या लिख दूंगा, x2, ठीक है, x1 के बदले क्या लिख देंगे, x2, और p2 के बदले क्या लिख देंगे, p1। तो अब मैं x2 की डिमांड की बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू p1, अरे सर डी x2 अपॉन डी p1, ठीक है। मेरे को एक ही बार कर लेना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये डी पार्ट हो गया, बताओ डी पार्ट क्या हो गया, ये x2 है और विद रिस्पेक्ट टू p2, ठीक है। तो बोलो क्या हो गया, डी x2 अपॉन डी p2, मतलब डी बाई डी p1 ऑफ x2, ठीक है। यहाँ सॉरी p2 होगा ना, p2 मेरे लिए वेरिएबल होगा और बाकी p1 मेरे लिए कांस्टेंट होगा। ये चार ए बी सी डी, ये चार मेरे लिए क्या कहलाते हैं बेटा, फोर, दीज आर फोर पार्शियल मार्जिनल डिमांड, दीज आर फोर, क्या हो गया भाई, दीज आर फोर पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शंस, क्लियर है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, when two commodities x1 and x2 are complementary, चलो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका नेचर क्या होता है। तो पहले पहले आपने चार चीजें कर ली, ठीक है। आई होप यू हैव डन ऑल दी फोर, यू हैव रिटन ऑल दी फोर कंसेप्ट्स। अब मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ जी बच्चों, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और द डिमांड फंक्शन दिया हुआ है कि दो गुड्स हैं एक्स और वाई और उनका प्राइस पी और क्यू है, ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो एक्स है वो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स, एक्स इज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स फॉर गुड कैपिटल एक्स, वाई इज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड कैपिटल वाई,
ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं लिखी है, मैं आपको ऐसे ओरली बता रहा हूँ। फाइंड 4 पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शंस व्हेन p इज इक्वल टू 50 एंड q इज इक्वल टू 70, और कह रहा है इंटरप्रेट द रिजल्ट। ठीक है, चलो, तो अब हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले क्या करेंगे, पार्शियल मार्जिनल डिमांड, ठीक है, फॉर x विद रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएगा dx बाय dp। ठीक है, मतलब p मैं वेरिएबल मान के चलूंगा, q को कांस्टेंट मान के चलूंगा। तो बताओ यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो मुझे ये निकालना है। तो बताओ dx बाय dp क्या आया। सर p वेरिएबल है, q कांस्टेंट है, जीरो हो गया, और p वेरिएबल है, तो इसका मतलब -3q कांस्टेंट बाहर आ गया, p का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो आंसर इज -3q। ठीक है, ऐसे ही पार्शियल मार्जिनल डिमांड फॉर x विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये हो जाएगा डी विद रिस्पेक्ट टू q, dx बाय dq हो जाएगा। यस और नो, ये मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा, लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा। x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू p, एक बार x का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू q। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे q को वेरिएबल मान के चलो, ये हो गया 10q, और q वेरिएबल है तो -3p कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, और q का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, तो दिस इज 10q माइनस 3p। सर ऐसे ही बाकी और भी निकाल दो, तो मैं क्या निकालूंगा, dy बाय dp, और फिर मैं निकालूंगा dy बाय dq। ठीक है, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाए थे ये वही चार हैं। ठीक है, तो dy बाय dp क्या हो गया, क्योंकि दूसरा गुण y है, तो ये कितना हो गया, p को वेरिएबल मान के चल रहे हैं, तो 16p माइनस q कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, p का डेरिवेटिव 1 हो गया, q, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया माइनस p कांस्टेंट बाहर हो गया, q का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो बच्चों मेरे चार पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शंस ये आए हैं। ठीक है, मेरे पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शंस ये आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा साइड में रखते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, ये कह रहा है कि भाई p को 50 पुट करो और q को 70 पुट करो। तो अगर मैं p को 50 पुट करता हूं, ठीक है, यहाँ इस केस में थोड़ा सा मुझे साइड करना है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर p को 50 रखते हैं और q को 70, यहाँ तो q है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डी dx बाई डी मेरे लिए क्या हो गया, वैल्यू पुट करने के बाद -210, क्योंकि q की वैल्यू 70 है। ठीक है, ऐसे ये dy बाई डी क्या हो गया मेरे लिए, सर अगर मैं p को, चलो पहले ये निकाल लेते हैं, dx बाई डी क्यू, dx बाई डी क्यू। ठीक है, तो dx बाई डी क्यू की वैल्यू आ रही है 550। सर कैसे, q और p की वैल्यू पुट करो। ठीक है, dy बाई डी की वैल्यू आ रही है 730। ठीक है, और dy बाई डी क्यू, dy बाई डी क्यू की वैल्यू आ रही है -50। ठीक है, तो मैंने बच्चों क्या किया, मैंने ये वैल्यूज डाल डाल के इनकी वैल्यूज भी निकाल दी। ठीक है, मैंने वैल्यूज डाल डाल के इनकी वैल्यूज भी निकाल दी हैं। ठीक है, अब जब मैंने वैल्यूज निकाल दी हैं, तो अब हम इंटरप्रेट क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम इस x को लेके चलते हैं, पहले हम किसको लेके चलते हैं बच्चों, x को। ठीक है, तो
क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे p वेरिएबल है, q कांस्टेंट है। बोलो यहाँ पे p वेरिएबल है, q कांस्टेंट है, ठीक है। और मैंने p की वैल्यू कितनी डाली है, 50। इसका मतलब p चेंज होगा, तो अगर p 50 से 51 होगा, बोलो अगर p 50 से 51 होगा और q को 70 पे कांस्टेंट रखना है, बोलो p को 50 से 51 करना है, क्योंकि वेरिएबल है, ये चेंज होगा, ये वेरी करेगा। तो 50 से 51 हो गया और q 70 का 70 रखेंगे, ठीक है। तो मेरी जो x की डिमांड है वो 210 से कम हो जाएगी। क्यों सर 210 से कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई माइनस का साइन है, माइनस मतलब डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं q को वेरिएबल मान के चलूंगा, मतलब q 70, तो 70 से 71 अगर प्राइस हो जाएगा और p सेम रहेगा, p 50 का 50 रहेगा, क्यों, q को p को कांस्टेंट मानेंगे, राइट। तो इसको इसमें हम लिखेंगे, अगर अगर q 70 से 71 हो जाएगा और p 50 का 50 रहेगा, तो मेरा जो x का जो मतलब डिमांड है वो 550 से बढ़ जाएगी। सर बढ़ कैसे जाएगी, इंक्रीज कैसे जाएगी, क्योंकि ये प्लस का साइन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बात करते हैं, जो p है, अगर मैं p को वेरिएबल मान के चल रहा हूं, तो इसका मतलब p 50 से 51 हो जाएगा और q को 70 का 70 रखूंगा कांस्टेंट। तो मेरे लिए ये जो y है, y की जो डिमांड है वो 730 से बढ़ जाएगी। और अगर मैं q को वेरिएबल मान के चलूंगा तो 70 से 71 कर दूंगा, इसको 50 का 50 रखूंगा, तो मेरे पास y की जो डिमांड है वो 50 से कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस का साइन है। क्या ये लॉजिक समझ आ रहा है? ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको सेंटेंस में लिख देना है, ठीक है। तो ये हमने उसका इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है, वी हैव डन द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है नेचर। कंसेप्ट क्या आता है, नेचर। ये अलग कंसेप्ट है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो अब हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ कमोडिटीज। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, नेचर ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। भाई अगर dx1 अपॉन dp1 p2 और dx2 अपॉन dp1, मतलब एक क्रॉस वाले हैं, x1 का p2 से, ठीक है। जैसे मैं इसमें आपको बता दूं, जैसे दो गुड्स लेके चल रहा हूँ x1 और x2, जो मेरा एग्जांपल ही था, इसका प्राइस p1 है और इसका प्राइस p2 है, ठीक है, ठीक है। छोटा p लिख देता हूँ, छोटा p बड़ा p कभी लिख देता हूँ मैं, ऐसे टेंशन नहीं, ठीक है। तो क्रॉस वाले की बात कर रहा हूँ, x1 का रिलेशन p2 से और x2 का रिलेशन p1 से। तो अगर ये क्रॉस नेगेटिव होते हैं, अगर ये दोनों आंसर नेगेटिव आते हैं, अगर ये दोनों आंसर नेगेटिव आते हैं, तो पता है ये कौन से गुड्स होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। और अगर इनका आंसर, इसको मैं व्हाइट कलर वाले से दिखाता हूं, अगर इनका आंसर, अगर इनका आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, देखो क्रॉस, ये क्रॉस वाला है क्या, नहीं सर ये तो x का प्राइस p ही था, तो क्रॉस वाला ये हुआ है ना, x का q से, x का q से, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। और y का p से ये क्रॉस हो गया, समझ आ रही है, क्रॉस वालों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो क्रॉस वालों का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सर मैंने बताया था ना पॉजिटिव, याद करो पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये क्रॉस ही तो है, इसकी डिमांड की बात हो रही है, इसका प्राइस की बात हो रही है, राइट, ठीक है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव आए तो मेरा कंक्लूजन क्या आएगा, मेरा कंक्लूजन आएगा भैया ये दोनों क्या है, तो ये गुड्स जो है ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री हम क्रॉस वालों से डिसाइड करेंगे। क्रॉस वाला ये है, x1 का रिलेशन p1 से नहीं p2 से, x2 का रिलेशन x2 p2 से नहीं p1 से, इन दोनों का आंसर मुझे बताएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर नेगेटिव है
तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ आया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था डिमांड फंक्शन फॉर टू कमोडिटीज x1 एंड x2। ये दो गुड्स हैं, x1 एंड x2, ये दो गुड्स हैं। ठीक है, इनका डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। तो ये x1 जो ये गुड्स है, ये कैपिटल x1 गुड है और इसकी डिमांड को स्मॉल x1 बोला है। तो इसका डिमांड फंक्शन ये दिया हुआ है 100 अपॉन P1 P2। मतलब इसके प्राइस को P1 बोल दिया, मैं इधर लिख देता हूँ, इसका प्राइस P1 है, इसका प्राइस P2 है। ठीक है, और इसके जो डिमांड फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, वो 50 अपॉन, सॉरी ये P1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये P1 का स्क्वायर है और ये कितना है 50 अपॉन P1 P2 का स्क्वायर। ठीक है, इधर P2 का स्क्वायर है, राइट। इधर क्या बच्चों, P2 का स्क्वायर, राइट। गॉट इट। अब ये कह रहा है कि फाइंड फोर पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन एंड फाइंड आउट वेदर दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिटिव। मुझे पहले तो चार पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन निकालने हैं और मुझे बताना है ये गुड्स कौन से हैं भाई। तो जब मैं चार निकाल लूँ तो क्रॉस वालों को देखूंगा, दोनों पॉजिटिव है तो सब्सटीट्यूट, दोनों नेगेटिव हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्सटीट्यूट का ही नाम होता है कॉम्पिटिटिव, ध्यान रखना कहीं कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो मैं निकालूंगा dx1 अपॉन dp1, फिर dx1 अपॉन dp2, फिर dx2 अपॉन dp1 और dx2 अपॉन dp2। आपको समझ आ रही है ना चार बातें? ठीक है, चलो ये चार हम निकालते हैं ऐसे, mark कर, ये दीज आर फोर थिंग्स, राइट। अब x1 का डेरिवेटिव p1 के को वेरिएबल मान के चलो, तो भाई P2 कांस्टेंट हो गया, तो 100 अपॉन P2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, 1 अपॉन P1 का स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव हो गया -2 अपॉन P1 का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया -200 अपॉन P1 का क्यूब। अच्छा इसका क्या आया dx1 अपॉन dp2, x1 का रिलेशन, x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P2, मतलब P2 वेरिएबल है, P1 कांस्टेंट है, तो 100 अपॉन P1 स्क्वायर बाहर आ गया, तो 1 अपॉन P2 का डेरिवेटिव क्या हो गया -1 अपॉन P2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -100 अपॉन, हो गया -100 अपॉन P1 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल लगा रहा हूँ भाई। डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो मेरी डिफरेंशिएशन की वीडियो देखो स्टार्टिंग से। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी वीडियो देखने का फायदा तब है जब आप स्टार्टिंग से देख रहे हो। ठीक है, dx2 अपॉन dp1, अब x2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1, p1 को वेरिएबल मान के चल रहे हैं, तो P2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, 1/P1 का -1/P1 का स्क्वायर, तो गया -50 अपॉन P2 स्क्वायर इंटू P1 स्क्वायर। ठीक है, सर इसका डेरिवेटिव क्या आया, एक्स P2 वेरिएबल है तो 50 अपॉन P1 बाहर आ गया, तो गया -2 अपॉन P2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया -100 अपॉन P1 और P2 का क्यूब। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही हैं। चार हमारे फोर पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब मुझे ये बता क्रॉस वाले कौन से थे भाई, x1 P1 ये क्रॉस नहीं है, x1 P2 क्रॉस है। ठीक है, और x2 P1 ये क्रॉस है। बताओ इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री को। ये दोनों आंसर क्या आ रहे हैं भाई, नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव का मतलब आर एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री।
दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बात क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। इस वीडियो में अभी हमने क्योंकि बहुत कंसेप्ट करे हैं, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एक एग्जांपल के साथ आपको देके जाऊंगा, या ये भी मुझे कराना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बेटा, द डिमांड फंक्शन ऑफ टू कमोडिटी x1 x2। तो मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, x1 और x2 टू कमोडिटीज है, मतलब ये गुड्स है, ठीक है? और इनका जो प्राइस है वो P1 और P2 है, ठीक है? तो इसका प्राइस P1 है, इसका प्राइस P2 है, ठीक है? ये हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, x1 इज इक्वल टू P1 की पावर -2 और e की पावर 0.4 T2, ठीक है? x2 मुझे दिया हुआ है P2 की पावर -5 और P1 की पावर, सॉरी, फिर दिया हुआ e की पावर 0.6 P1, ठीक है? क्योंकि ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब वैसे तो टिपिकल नहीं है कुछ, बट क्योंकि आप कहीं टेंशन ना ले लो कि वगैरह क्या हो गया, ठीक है? तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 4 पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन बताओ और बताओ ये गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, डी एक्स वन अपॉन डी पी वन, फिर निकालूंगा डी एक्स वन अपॉन डी पी टू, फिर निकालूंगा डी एक्स टू, इधर निकलेगा अपॉन डी पी वन, और डी एक्स टू अपॉन डी पी टू। सर क्रॉस वाले कौन से हो गए? ये वाला और ये वाला क्रॉस है, तो इसका आंसर मुझे बताएगा कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? तो डी एक्स वन अपॉन, मतलब एक्स वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी वन, पी वन वेरिएबल है, पी टू कॉन्स्टेंट है, तो ये तो हो गया -2 P1 की पावर माइनस -n-1। क्यों भाई? चेन रूल लगेगा, चेन रूल कह रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल, ठीक है? क्यों? P1 वेरिएबल है, अरे नहीं, P1 वेरिएबल है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है? ये तो कांस्टेंट हो गया। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी। क्वेश्चन क्या है? ये -0.2 है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। ये P1 की पावर है -0.2, ठीक है? क्योंकि वो केवल बुक में पॉइंट लिखा हुआ था, तो मैंने, ये है 0.5 माइनस में, ठीक है? तो बच्चों ये मेरा क्वेश्चन है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया भाई, P2 कांस्टेंट है तो e की पावर कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, तो ये e की पावर 0.4 P2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और इसको, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव हो गया nxn-1, दैट इज -0.2, ठीक है? P1 की पावर -1.2, ठीक है? nxn-1 लगाया, ठीक है? तो ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, ये जो आंसर है वो क्या है? क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को मैं बाहर ले लूँ भाई, दिस इंटू माइनस दिस है, तो क्या मैं इस नेगेटिव को बाहर लिख दूँ? तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो क्या है? नेगेटिव। तो दिस आंसर इज नेगेटिव, ये जो आंसर है वो आ रहा है नेगेटिव, ठीक है? अच्छा ये क्या है? डी एक्स वन अपॉन डी पी टू, पी टू को वेरिएबल मान के चलो, तो पी वन कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और जिसको इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो e की पावर, इसको मन में x मानो, e की पावर x का डेरिवेटिव तो होता है e की पावर x, और जिसको मन में x मानो उसका दोबारा डेरिवेटिव, दैट इज 0. ये इसका डेरिवेटिव आया, ठीक है? ये इसका डेरिवेटिव आया।
बताओ इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? ठीक है? तो भाई इस ये जो आंसर आ रहा है ना ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और मुझे इसी से लेना देना था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं भाई ये पॉजिटिव है तो ये भी कंफर्म पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, x2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1 को वेरिएबल मान के चलो, तो ये p2 की पावर -0.5 ये कांस्टेंट है बाहर आ गया। ठीक है, और ये हो गया e की पावर 0.6 p1। ठीक है, और चेन रूल लगाया तो 0.6 साथ में आ गया। तो इसमें देखो साइन पॉजिटिव है ना, इसमें साइन पॉजिटिव है। तो बाहर बाहर इधर साइन पॉजिटिव है, इधर बाहर साइन पॉजिटिव है, क्योंकि सर इधर माइनस से मल्टीप्लाई होता तो नेगेटिव आया था। ठीक है, इधर क्या होगा, x2 विद रिस्पेक्ट टू p2, p2 वेरिएबल है तो ये -0.5 p2 की पावर n-1 -1.5। ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट पहले मैंने बाहर ले लिया था। ठीक है, मैं इसको बाद में लिख देता हूँ 0.6। ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट टूल नहीं लगेगा क्योंकि एक पूरा वेरिएबल बन रहा है, एक पोर्शन कांस्टेंट बन रहा है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। देखो ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, हालांकि मेरे को इसके नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं था, मुझे इन दोनों से लेना देना था। दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है इफ क्रॉस partial marginal demand functions are positive then they are complement sorry substitute quotes, they are substitute quotes। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं पे छोड़ते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरा कंसेप्ट। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टॉपिक कराया पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन। ठीक है, और हमने ये देखना सीखा कि नेचर कैसे बताएंगे, इनको देख के नेचर क्या बताएंगे कि गुड्स का नेचर क्या है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।